हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे कि आज हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं, टारगेट एसएससी सीजीएल टियर 1 मैथ्स क्रैश कोर्स। इसमें हम मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस कोर्स को इम्प्रूव करने में मदद कर पाऊँ। देखिए, इस कोर्स का जो पर्पज़ है वो ये है आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट। आप किसी भी स्टेज में हो अपनी प्रिपरेशन के, आपके स्कोर में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप इस कोर्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे। ये ऑलमोस्ट फार्मूला फ्री कोर्स होगा जिसमें मैं आपके लॉजिक और कॉमन सेंस को कहीं ना कहीं रिवाइव करने की कोशिश करूंगा। बार बार आपको दिखाऊंगा कि क्यों लॉजिक और कॉमन सेंस से पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा। इस कंप्लीट कोर्स को देखिए फॉलो अगर आपको करना है तो आपको एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल और क्यू मैथ्स यूट्यूब चैनल, दोनों चैनल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आएंगे, कुछ टॉपिक्स क्यू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आएंगे। दोनों को मिला के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस हर एक वीडियो अपलोड्स का मिलता रहे। कोर्स की शुरुआत के पहले कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हमें पहले से होमवर्क करके आने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी होमवर्क करके आने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन वीडियो लेसन्स को बहुत अच्छे से समझना है। जल्दी जल्दी ख़त्म करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है हर एक चीज़ की। छोटी छोटी चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग होती हैं वही आगे जाके कमाल करती हैं। तो हमारा पूरा फोकस इस कोर्स में है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना और फिर आपको दिखाना कि आपका लॉजिक और कॉमन सेंस कितना मैजिकल है कि क्वेश्चंस बहुत आराम से होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, जिसका नाम है परसेंटेजेस। आप सब लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा। मैं कुछ इसमें वैल्यू ऐड करने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करूंगा कि आप कुछ नया सीख के जाओगे और कॉन्फिडेंस आएगा कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, परसेंटेज में आप सभी को मालूम है कि परसेंटेज में जो पर और सेंट होता है इसको आप बोलते हो पर 100। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। यानी किसी भी चीज़ को अगर आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस किया जाए तो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है, जब उसके स्ट्राइक रेट की बात की जाती है तो वो भी एक परसेंटेज होता है, लेकिन हम लोग उसके आगे परसेंटेज सिंबल लगाते नहीं हैं। लेकिन आप ज़रा ध्यान से कोशिश करो, आपको उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। आपको पता है जब स्ट्राइक रेट की बात की जाती है और कहा जाता है कि कोई बैट्समैन है जिसका स्ट्राइक रेट आपको दिया हुआ है लेट्स से कि 104 है, तो हमें उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने परसेंटेज को एज ए सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है तो आपको मालूम है कि ऑन एन एवरेज जो 100 बॉल्स वो फेस करता है उसमें वो 104 रन बनाता है। इससे हमें बैट्समैन की जो आक्रामकता है उसका आइडिया लगता है। तो परसेंटेज को आप किसी न किसी फॉर्म में अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हुए आए हैं और आखिरी सांस तक इसका इस्तेमाल होता रहेगा। नौकरी में इंक्रीमेंट की बात होती है परसेंटेज, पे कमीशंस लगते हैं तो भी बात होती है कितना परसेंटेज से हमारा बेसिक पे बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब हर कोई आके पूछता था कि बेटा और बेटी कितने परसेंटेज आए। कितने दुखमयी वो पल होते थे। बताने में भी कई बार तो शर्म आती थी, लेकिन बताना पड़ता था। तो प्रैक्टिकली देखिए, परसेंटेज आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो क्यों ना इसको इतनी बेहतर तरीके से समझ लिया जाए कि हम बेटर तरीके से रिएक्ट कर पाएँ और हर सिचुएशन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाएँ और अंडरस्टैंड भी कर पाएँ। तो देखिए, ये हो गया परसेंटेज की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर 100। अब देखिए, मेरा इसको बताने का मकसद ये था कि हर बार जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो ना तो आपकी एक आदत बन चुकी है ये करने की, x/y × 100, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कोई वैल्यू आपको दूं और कहूं कि इसका परसेंटेज निकाल दो किसी वैल्यू के रेस्पेक्ट में, आप तुरंत ही क्या करते हो, आप x/y × 100 निकालने लगते हो। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि और बेहतर इस कैलकुलेशन को कैसे बता सकते हैं। और लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला ऑल्सो कि ये क्या है, आखिर क्या लिखते हो आप यहाँ पर, क्या मतलब है इसका। तो शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे अभी बोलूँ कि मुझे पता करना है कि जो 27 होता है वो 75 का कितना परसेंटेज होता है, ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप अभी क्या करोगे, आप तुरंत ही 27 को 75 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, फिर आप कहोगे कि मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 3 से, तो ये 9 आ जाएगा। मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 25 आ जाएगा। और फिर आप कहोगे 25 से ये 4 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 36। अब देखिए, इस तरह के प्रोसेस में ना लिखना मजबूरी हो जाती है। पेन का इस्तेमाल एक मजबूरी है। दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया पर 100 तो बताया आपको, उसका इस्तेमाल नहीं कर दो। किसी भी क्वांटिटी को आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस करना ही परसेंटेज है।
तो जैसे ही आपने कहा कि 27 आउट ऑफ 75, तो मैं कहूँगा अगर मैं इसको आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस कर दूँ तो ये तो परसेंटेज हो जाएगा। अब देखिए सारा दिमाग इसमें लगा दो कि 75 को 100 बनाने का क्या तरीका है। तो मैं कहूँगा देखो 75 में अगर मैं 25 ऐड करूँ तो 100 बनेगा। फिर मैं कहूँगा 25 ऐड करने का मतलब तो ये हुआ ना कि 75 का 1/3 इसमें ऐड कर दो तो ये साइड 100 बन जाएगा। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल ये तो किया जा सकता है। तो मैं कहूँगा यही काम इधर भी कर दो सर कि 27 में इसका 1/3, क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज करना पड़ेगा ना हमें 27 आउट ऑफ 75 पता है, हम निकाल रहे हैं कि आउट ऑफ 100 कितना, इसका 1/3 कितना होगा, +9 जुड़ेगा कितना आएगा 36। अब जरा अपने दिमाग से पूछो कि किस तरह से कैलकुलेट करने में कम खतरा है उसे, वो कहेगा ये काफ़ी स्वीट लग रहा है, कितना आसानी से आपने किया, 75 को 100 बनाया, 1/3 जोड़ा, उसमें 1/3 ऑफ 75 और फिर हमने 27 में उसका 1/3 जोड़ा, हमें 36 मिला, है ना। तो देखिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है पर 100 की, उस पर 100 अंडरस्टैंडिंग को ही इस्तेमाल करके हम परसेंटेज की कैलकुलेशन को बहुत आसान बना सकते हैं। कई बार क्या होता है केसेस जब कॉम्प्लेक्स लगते हैं तो वो होते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में भी पूछ सकता था। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं आपसे बोलता कि मुझे बता दो कि 36.27 है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 75। ठीक है, अब देखिए जब आप ट्रेडिशनल तरीके से कैलकुलेट करोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 36.27, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 75। फिर आप समझ रहे हो ना, डिवाइड तो करोगे आप लेकिन अननेसेसरी टाइम भी बर्बाद करोगे, है ना। एक एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ कैलकुलेशन आप करते हो जब इनटू 100 लिखते हो। तो आपको जो मैंने अभी समझाया कि भाई इसको 100 बनाने के लिए इसका 1/3 यहाँ पर ऐड करना है। सिंपली यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ भी आप इसको 1/3 ऐड करोगे तो 1/3 ऑफ 36.27 विल बी हाउ मच, 12.09। और जैसे ही आपने 12.09 यहाँ पर जोड़ा आपको आंसर मिल गया और ये हो गया 48.36%। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस कर दिया तो ये परसेंटेज हो गया। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि वैल्यूज को आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस करने से परसेंटेज मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ कई बार आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी, जो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा बाद में। तो देखिए मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो x/y × 100 होता है वो होता कैसे है। देखिए अगर मैंने आपको दिया कि x आउट ऑफ y, तो x आउट ऑफ y अगर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया तो आप कहोगे कि अब मैं निकालने जा रहा हूँ कि आउट ऑफ 1 ये कितना होगा, तो आप कहोगे x/y होगा। फिर आप कहोगे देखो आउट ऑफ 100 कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका, सिंपली देखना क्या हो जाएगा x/y × 100। देखिए वहाँ भी आप करते यही हो लेकिन वो आप ऐसे फॉर्मूला रट के बैठे हुए हो x/y × 100, वहाँ भी आउट ऑफ 100 ही निकालते हो क्योंकि परसेंटेज की डेफिनेशन ही वही है आउट ऑफ 100, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो छोटी सी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है ना अभी, ये आपकी कैलकुलेशन को कहीं ज़्यादा आसान बना देगा। क्योंकि अब हमारा टारगेट x/y × 100 करने का नहीं है, अब हमारा टारगेट ये है कि जो आउट ऑफ हमें दिया गया है उसको हमें कैसे भी करके 100 बनाना है। तो कई बार कैलकुलेशन में क्या होता है, इसको 100 बनाना बेहद बेहद आसान होता है। ओरली आप देखोगे वो कर पाओगे। जैसे ये वाला परसेंटेज अगर मैं आपसे बोलता कि जरा निकाल दो ओरली, आप नहीं कर पाते, आपका दिमाग जवाब दे देता क्योंकि आप x/y × 100 लिखने की आपकी आदत है। लेकिन जब आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि राइट हैंड साइड को 100 बनाने से ही परसेंटेज आ जाता है, तो क्यों ना इसको 100 बनाया जाए। 100 आपने यहाँ बनाया तो 1/3 ऑफ 75 ऐड किया, यहाँ भी 1/3 ऑफ 36.27 निकाल के ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा परसेंटेज। तो इस अंडरस्टैंडिंग को अपने साथ रखिएगा, जीवन की बहुत समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परसेंटेज की जब भी हम शुरुआत करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो मैं उसको आपको ब्रीफ करूंगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या होता है और इसको जानने की क्यों ज़रूरत है। इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपका जीवन फिर से और सरल हो जाएगा। देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। वो छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि मैं इस लेट से कहते हैं कि कोई भी कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री का नाम लेट से कहते हैं कि अजब देश। मैप में मत ढूंढने लगना कि अजब देश है कहाँ, मिलेगा नहीं, ठीक है, और मिल जाएगा तो मुझे भी बता देना, ठीक है। तो अजब देश एक कंट्री का नाम है। मैं कहता हूँ कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो लेट से मैं कह रहा हूँ कि 960 है, ठीक है, ये 960 उसकी पॉपुलेशन है। फिर मैं कहता हूँ कि जो परसेंटेज इंक्रीज है पॉपुलेशन में वो 12.5% का है, ठीक है, ये मैंने आपसे बोला। अब ये ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एनुअल एक साल में वो 12.5% है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बता दो कि इसकी फाइनल पॉपुलेशन क्या होगी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो मैं अगर आपसे फाइनल पॉपुलेशन पूछ रहा हूँ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो वो आपका बेहतरीन फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है कि भाई कोई नंबर अगर a है और उस नंबर को अगर आपने r% से इंक्रीज किया तो आप कहते हो कि वो हो जाता है a × 1 + r/100। बचपन याद आ रहा है?
अब मुझे पता है आप अभी भी यही इस्तेमाल करते हो अक्सर, ठीक है। ये वो तरीका होता था। अब जब आप इस तरीके को इस्तेमाल करोगे और आर की वैल्यू उठा के 12.5% रखोगे, पता है आपने क्या किया, अननेसेसरी कैलकुलेशन की जो आदत है आपकी वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो है आपके अंदर भी, ठीक है। तो आप जरा यहाँ पर समझने की जरूरत है, वो क्या समझने की जरूरत है कि यहाँ पर आर की वैल्यू अगर आपने 12.5% रखी तो कैलकुलेशन 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये ज्ञान है कि ये 12.5% 1/8 के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, परसेंटेज और फ्रैक्शंस के डुअल्स होते हैं, मतलब परसेंटेज का कुछ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट भी होता है, मैं आपको भी समझाता हूँ क्या होता है, बट स्टिल अभी ये समझ लो कि 12.5% का इक्विवेलेंट 1/8 होता है। यानी कोई भी चीज़ अगर 12.5% से बढ़ गई है तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि वो वैल्यू 1/8 से बढ़ गई है। अब देखो 1/8 960 का निकालने में दिमाग खुश हो जाएगा, बहुत खुश होगा। 12.5% निकालने में उतना खुश नहीं था, लेकिन 1/8 निकालने में ये इतना खुश होगा कि ये देखते ही बोलेगा कि मैं तो हूँ 120। यानी पॉपुलेशन में 120 का इंक्रीज हो रहा है। 120 का इंक्रीज पॉपुलेशन में अगर हो रहा है तो फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई सर? ये हो गई 1080। अब देखिए इस प्रोसेस में दो फायदे हैं। पहला तो आपको हर चीज दिख रही है। 960 इनिशियल पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हुई 120 और फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई 1080। आपको पता है यही जो सिचुएशन है, ये जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है परसेंटेज का, जिसको मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द परसेंटेज। तो वो पहला स्ट्रक्चर क्या है वो मैं फिर से समराइज करूंगा, जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं परसेंटेजेस में। उनको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जीवन इतना सरल हो जाएगा कि सोचना ही नहीं है। तो ये जो पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर परसेंटेज का जो मैं यहाँ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई है, मतलब ये 960 आपको प्रोवाइडेड है और यहाँ पर आपको परसेंटेज चेंज भी प्रोवाइडेड है 12.5%, और ये फाइनल वैल्यू आपकी अननोन है। इस तरह की सिचुएशन में आपको अपना रेस्पॉन्स टाइम बढ़ाना है। तो ये पहला स्ट्रक्चर है परसेंटेज का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और भी हैं, वो भी मैं समय समय पर डिस्कस करके बताऊंगा कि देखो ये दूसरा है, ये तीसरा है, बट ये पहला स्ट्रक्चर है। अब देखो इस पहले स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, मैंने दिखाया कि वो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपने फ्रैक्शंस का इस्तेमाल किया और आपने इसको ऐसे सोचा कि ये +1/8 है तो ये वैल्यू भी आसानी से निकल आई, क्योंकि ये 1020 हो गया, 120 हो गया और ऐड होके 1080 आ गया आपका। अब यहाँ से मैं फिर से कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए यही चीज़ तो प्रॉफिट और लॉस के केस में इसका रिलेशनशिप ऐसे हो जाता है कि भाई ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है और ये सेलिंग प्राइस है। डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा? लॉस परसेंटेज हो जाएगा। अरे यही चीज़ तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कहलाता है, ये प्रिंसिपल कहलाता है और ये तो 1 साल के बाद का अमाउंट कहलाता है। मज़ा आ रहा है? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप अंडरस्टैंड कर गए, आपका रिएक्शन इसमें बेहतर हुआ, रिस्पॉन्स इसमें बेहतर हुआ, सब कुछ आसान। प्रॉफिट एंड लॉस नो फॉर्मूला, CISI नो फॉर्मूला, परसेंटेज नो फॉर्मूला, ठीक है, सब कुछ आसान कर दूंगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। अब सवाल देखिए उठता है कि जो मैं बात कर रहा था इस परसेंटेज की, आप कहोगे कि क्या इतना ही फायदा है परसेंटेज का बस? मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, इतना ही फायदा नहीं है। आप ना जरा एक चीज़ ये भी बोलो कि देखो अब क्या हुआ, फिर से एक इटरेशन और रिपीट करा दूं। कहो तो एक इटरेशन में ऐसे रिपीट कर रहा हूं कि भाई पॉपुलेशन अगले साल फिर से 1080 बढ़ गई, तो अगले साल फिर से अगर 1080 बढ़ गई तो देखो ये 1080 यहाँ हो गया। 12.5% अगर फिर से बढ़ रही है, फिर से 12.5% का इंक्रीज हो रहा है, तो वो 1/8 इंक्रीज होगा। तो अब जरा सवाल आप जरा ध्यान से देखना, तो आप कहोगे 1/8 इंक्रीज मुझे किसका निकालना है? 1080 का। कैसे निकलेगा? एक्चुअली आप कहोगे निकल चुका है, ठीक है, 135 होगा ये इंक्रीज। देखो 1000/8 आपका 125 होता है। अगर नहीं पता है तो ये तो ध्यान में रखो आज से, ये भूलना नहीं कभी, ये भी बहुत काम की चीज़ है। 1000/8 आपका 125 होता है। तो देखो यहाँ 1080 है, इसको मैं 1000 + 80 लिख सकता हूँ। 1000/8 125 हो गया और 80/8 आपका 10 हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो वैल्यू होगी ये 135 मुझे देने वाला है। और अगर ये 135 देने वाला है तो मुझे पता है ये 1215 हो गया। पता है आपने क्या सीख लिया अभी? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। देखिए फ्रैक्शंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इवन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। अब देखिए इसी जो पहला स्टेप मैंने आपको दिखाया, फर्स्ट स्ट्रक्चर दिखाया, इसी का नेक्स्ट स्टेप ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये भी हम सेकंड स्ट्रक्चर में गए नहीं है कि अगर अगले स्टेप भी आपने 12.5% बढ़ा दिया तो क्या हो गया, तो भी आपको मालूम चल गया कि ये वैल्यू अब बढ़ के 1215 हो गई। आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं? देखिए यही स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके लिए अगर मैं 2 साल की बात करूं जिसमें कंपाउंडिंग एनुअली की जा रही है, ये वही स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसलिए कहते हैं ना परसेंटेज को मजबूत बना लो। CISI फार्मूला फ्री कर दूंगा मैं आपका।
सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपके इस बेसिक स्ट्रक्चर में आपने अपना रेस्पॉन्स टाइम बेहतर कर लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या ही बचेगा, कुछ नहीं। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना होगा, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो सवाल हुई कि इस डिस्कशन से आपको ये साफ साफ दिख गया कि भाई फ्रैक्शंस जानना कुछ परसेंटेज का फायदेमंद हो सकता है। तो अब दो सवाल आपके सामने आए कि कितने फ्रैक्शंस जाने और इनको कैसे हम ऑटोमेटिकली इनके सामने रिएक्ट कर पाए। देखिए, मैं आपको सारे फ्रैक्शंस लिख के नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, मेरे ब्लॉग का आर्टिकल है, आप जाके इत्मीनान से पढ़ लेना। लेकिन मैं आपको ये जरूर दिखा देता हूं कि आखिर इस कन्वर्जन का मतलब क्या है और इसकी फिजिकल मीनिंग है क्या, ताकि आप जिंदगी में इसको रट के ना बैठो, समझ के बैठ जाओ बस। तो देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, वो समझने की कोशिश करिएगा बस। देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल जो है बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि आपका बर्थडे है और आपने एक केक मंगवाया घर पे, ठीक है, और उस पूरे केक को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी सीख रहे थे, आपके अंदर उत्सुकता थी कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया जाए और सीखा भी जाए, और आपने परसेंटेज नया नया टॉपिक पढ़ा था, तो आपने लोगों को नई नई चीज़ें बताना शुरू किया। देखो, आपने कहा कि देखो ये जो वैल्यू है, ये मैं पूरा लेके बैठा हूँ ना, ये 100% है। कुल मतलब क्या, पूरा 100% हो गया, ठीक है। फिर आप कहोगे देखो, ये अगर मैं इसको ऐसे करके ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हर एक पार्ट को बोलते हैं 50% ईच। सब कहेंगे वो ठीक है। फिर आप कहोगे देखो, अगर इसको आप 4 इक्वल पार्ट में या लेट्स से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 100% है। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये 33 1/3% ईच हो गया। फिर आप कहोगे इसको अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ये 25% ईच हो गया, ठीक है। तो ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग परसेंटेजेस की। अब आप क्या करो ना, इस पूरा जो 100% है वो आप एक हाथ में ले लो और बाहर निकल जाओ, सड़क पे निकल जाना। जिसको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, परसेंटेज उसने कभी नहीं पढ़ा है, उससे भी यही सवाल करो। उसको क्या करो, उसको पहले ये पूरा दिखाओ और फिर इसका आधा दिखाओ और उससे पूछो कि ये क्या है। तो देखो वो आपको क्या बताने वाला है, आपको कहेगा ये पूरा है, पूरा का मतलब 1। ये आप दिखाओगे इसका आधा पोर्शन और कहोगे कि इस पूरे का क्या है, तो वो कहेगा आधा है, ठीक है। फिर आप इधर चले आओ जरा, ये दिखाओ लोगों को ये पोर्शन और कहो पूरे का क्या है, तो वो कहेगा कि ज़्यादा परेशान मत करो, ये 1/3 है। सिमिलरली इसमें एक पार्ट दिखाओ तो वो कहेगा ज़्यादा परेशान मत करिए, 1/4 है। अब देखिए, फ्रैक्शन आप अभी पढ़ रहे हो, अनपढ़ आदमी को पहले से ही आता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने किया कि आपके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया कि जो चीज़ें हम आज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, वो तो हमें नेचुरली आती थी बिना पढ़े हुए, लेकिन परसेंटेज पढ़ के हमने बेड़ा गर्क कर लिया अपना। जो नेचुरली हमें आता था आधा, वो अब पता ही नहीं हमें। तो कोई बात नहीं, वो दोनों को हम कंबाइन करते हैं। जो आपका कॉमन सेंस है, जो बिना पढ़े हुए होता, और जो पढ़ने के बाद आपने सीखा है, उनको कंबाइन करके मैं आपको कुछ बताता हूं जो आपको हमेशा बेहतर बनाएगा। देखो, एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि गलत दोनों नहीं है, आधा भी गलत नहीं है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, 50% भी गलत नहीं है, 1/3 भी गलत नहीं है, 33 1/3% भी गलत नहीं है। इसका मतलब तो भाई पहली बात तो ये कि ये दोनों आपस में है बराबर। तो यहाँ से मैं एक चीज़ तो बिल्कुल लिख सकता हूँ कि मेरा जो 1/2 है ना, वो 50% के बराबर है, ठीक है। और ये जो 33 1/3 है, ये आपका 1/3 भी होगा, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब देखो, हर एक परसेंटेज का कुछ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट मुझे दिखता जा रहा है। यहाँ पर आप देखो 25% आपका क्या होगा, 1/4 के बराबर होगा। ये अंडरस्टैंडिंग आपको अब कहीं ना कहीं दिख रही होगी कि हाँ मुझे दिख रहा है। और ये जो आपका 100% है, देखो ये 1 के बराबर हो गया। तो अब जब आपको ये चीज़ दिख गई है, यानी मुझे दिख रहा है कि भाई परसेंटेजेस के कुछ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स होते हैं, अगर उनको हम रिएक्ट कर पाएँ टाइम पे, रेस्पॉन्स टाइम हमारा अच्छा हो, तो हम डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखो, जब मैंने बोला था कि 12.5% 1/8 होता है, वो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। इसको फर्दर आप डिवाइड कर दो। आप अगर एक लाइन ऐसे यहाँ खींच दो और एक लाइन यहाँ खींच दो, ये क्या होगा, ये सर्किल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और एक पार्ट परसेंटेज के टर्म में 12.5% होगा और फ्रैक्शन के टर्म्स में क्या होगा, 1/8। उसी का इस्तेमाल मैंने देखिए यहाँ पर किया था और मैंने कहा था कि ये 12.5% 1/8 के इक्विवेलेंट होता है। तो ये हुई आपकी अंडरस्टैंडिंग कि भाई परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कोई एलियन चीज़ नहीं है। ये हमारी दो जो पर्सनालिटीज़ हैं, एक लॉजिक और कॉमन सेंस वाली और एक बिना लॉजिक वाली, एक अनपढ़ और एक पढ़ी हुई। तो अनपढ़ वाली थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है, अब हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन करने के बाद आपको देखिए एक चीज़ साफ साफ दिखेगी कि अगर मुझे किसी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से करना है मल्टीप्लाई,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता कि 1/2 परसेंटेज में क्या होगा, तो क्या करते हो आप, 100 से मल्टीप्लाई करके तो निकालते हो, वही चीज़। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप करोगे क्या, वो तो मैंने बता दिया, सॉरी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से करोगे डिवाइड, बस। तो अब मैं समराइज कर देता हूं इसको, एक फॉर्मूले की तरह अगर आपने याद किया तो बहुत गलत होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया अभी कि आधा 50% के बराबर है, तो फॉर्मूला मत रटो, मैं आपको कुछ बस रिलेशन लिख के दिखा रहा हूं कि देखो, अगर मैंने यहां लिखा फ्रैक्शन और मैंने यहां लिखा परसेंटेज, तो फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज से जाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से, और अगर आपको फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 100 से। ये हो रहा है यहाँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं, इसको रटने की जरूरत नहीं, मैंने बस एक डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया है। आपको अगर कुछ भी दिमाग में रखना है तो बस यही रख लो कि 1/2 50% होता है, बस कभी गलत जाओगे ही नहीं। 1/2 50% होता है, आधा 50% होता है, 100 से गुणा करने पे तो आ रहा है। 50% को 1/2 बनाना है, क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तभी तो बनेगा, बस। लेकिन देखिए, इसमें फायदा तब नहीं है जब आप एग्जाम में बैठ के कन्वर्जन कर रहे हो, इतना समय किसके पास है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस के बेहतर रिएक्शंस डेवलप करने पड़ेंगे, जो आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला 1/8 12.5%, 1/12 8.33%, 1/16 अगर आपको निकालना है तो 6.25%। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, मुझे पता है बहुत लोग, आप लोग जानते भी होंगे फ्रैक्शन के बारे में, ये तो हर कोई पढ़ता है कहीं ना कहीं। फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने ब्लॉग का, जहां पर एक पूरा आर्टिकल पड़ा हुआ है, आप डिटेल में पढ़ लेना कि कौन से इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। पता होने का मतलब ये नहीं होता है कि दिमाग में बैठ के सोच रहे हो 10 मिनट, ना 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 ना। इमीडिएट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमीडिएट रिएक्शन, बिकॉज तभी आप क्विक हो पाओगे। आपको एक आपकी लेवल ऑफ आपका रिएक्शन टाइम इतना कम होना चाहिए कि जैसे ही कोई नोन फ्रैक्शन दिखा वो अपने आप रंग बदल के आपको परसेंटेज के टर्म में भी दिखे, ठीक है। और जैसे ही कोई नोन परसेंटेज ऐसा दिखा तो वो तुरंत ही रंग बदल के ना आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दिखे। तो ये फास्टर रिएक्शन होना चाहिए कि रिकॉल टाइम आपका ऑलमोस्ट 0, तुरंत ऑटोमेटिक रिएक्शन, लाइक 2 to the 4। दैट इज व्हाट यू हैव टू डेवलप, अगेन आई एम सेइंग दैट इज व्हाट यू हैव टू डेवलप, 2 to the 4 वाला रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, इन फ्रैक्शन का बार बार इस्तेमाल करोगे, सब हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं रटना है, सामने फ्रैक्शंस को लिख के स्टडी टेबल के सामने रख लो, सुबह शाम देख लेना। बस यही वादा कर लो कि जितनी बार फेसबुक खोलना है उतनी बार इस चार्ट को देख लूंगा मैं, 15 दिन हो जाएगा सब, कोई टेंशन नहीं, वो दिमाग में बैठ जाएगा आपके। ये रिएक्शन आपको बेहतर बनाना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आप रिलेट करके पढ़ो। जैसे आपको 1/3 पता है कि 33.33% है, तो जो आपका 1/6 होगा वो इसका भी हाफ होगा, 16.66% होगा रफली, अप्रॉक्सीमेटली 16 2/3% भी बोलते हो आप इसको। फिर से आधा निकालना है इसका, 1/12 भी आपको मालूम चल गया ना, फिर 8.33% हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शंस को मैं पूरा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उससे आप जाके पूरा उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो इन फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं। तो पहले तो मैं आपको 2 चीज़ें और बता दूं कि एक स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, कि पहला स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, वो वाला अगर याद करो कि आपको 960 दिया हुआ था और ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ था और एक आपसे फाइनल वैल्यू पूछी जा रही थी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और हम आगे इसको जोड़ते जाएंगे तो वो सक्सेसिव भी बन जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको मिलने वाला है वो ये होगा कि देखो, ये वाली जो वैल्यू है आपको 960, ये तो दे दिया जाएगा, प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। और आपको ये फाइनल वैल्यू भी प्रोवाइडेड होगा और आपको ये स्टेप कहीं ना कहीं निकालने की जरूरत हो सकती है कि भाई परसेंटेज चेंज बता दो क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज हो सकता है, लॉस परसेंटेज हो सकता है, या सिंपली परसेंटेज चेंज हो सकता है। तीसरा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि आपको ना ये वाली वैल्यू नहीं देंगे, पता ही नहीं है वैल्यू क्या है, और आप यहाँ आ गए 1080 और ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ सकती है। ये परसेंटेज चेंज भी आपको दे देंगे 12.5%, ठीक है। अब आप कहोगे देखो, पहला वाला स्ट्रक्चर तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, अगर फ्रैक्शंस पता है तो फ्रैक्शंस का इस्तेमाल कर लेंगे, वरना डायरेक्टली परसेंटेज का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं फास्टर रिस्पॉन्स टाइम चाहिए कि मतलब तेजी से रिस्पॉन्ड कर पाएँ इसको, कि फाइनल वैल्यू पता है, इनिशियल वैल्यू पता है, तो परसेंटेज चेंज थोड़ा जल्दी निकाल पाएँ। यहाँ अपना रिस्पॉन्स थोड़ा बेहतर करना है। प्लस देखो, यहाँ जब फाइनल वैल्यू दी हुई है वो परसेंटेज चेंज यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, तो ये केस भी आपको बहुत खतरा पैदा करता है आपके लिए, आपको बहुत परेशान करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू अननोन है, कुछ परसेंटेज से बढ़ाया गया, फिर आपको फाइनल वैल्यू मिली। तो यहाँ भी हमें अपना रिस्पॉन्स टाइम कहीं ना कहीं बेहतर करना है कि कैसे करें, ठीक है।
तो अभी इन सारी समस्याओं को ना दूर करने की कोशिश करते हैं वन बाय वन, कि एक तो परसेंटेज चेंज को जल्दी कैसे निकाला जाए। कि यहाँ मुश्किलातें नहीं है, कई सारे तरीके हैं। एक तो सीधा आप डिफरेंस निकाल लो, जैसे यहाँ पर आपने डिफरेंस निकाला तो आपको मिलेगा 120। अब आप देख लो 120 कितना है 960 का, कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं। आप कहोगे कि एक वैल्यू तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप सिंपली इसको 1000 बनाने की कोशिश करो, या आप ऐसे करो, इसको 0 हटा लो। जैसे ही आपने 0 हटा लिया, ये 12 आउट ऑफ 96 इज इक्विवेलेंट टू 1 आउट ऑफ 8, और 1 आउट ऑफ 8 का अभी मैंने परसेंटेज इक्विवेलेंट आपको बताया थोड़ी देर पहले 12.5%, ठीक है। तो वो भी आप इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तीसरा जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है और इसमें ऑफन लोग गलत हो जाते हैं। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बीच सवाल कैसे आता है कि भाई सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर डीआई में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एक साल से दूसरे साल का परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू प्रोवाइडेड है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है। थर्ड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। देन कम्स द सेकेंड स्ट्रक्चर। मैं इस पर रख रहा हूं 3 स्टार, यहां मैं रख रहा हूं 2 स्टार, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कहूंगा लीस्ट, बेइज्जती हो जाएगी, इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस में, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां रिएक्शन टाइम बेहतर करो, आप बेहतर हो जाओगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स से कि हम इन रिएक्शंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसका तो हम बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, बट इस रिएक्शन को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको जादू दिखाने जा रहा हूं। जादू का मतलब वाकई में जादू। और वो जादू कैसे देखेंगे, उस जादूगर का नाम है मैजिकल एबी रूल, ठीक है। मैजिकल एबी रूल, ये नाम इसको मैंने ही दिया था, तो इसलिए मैं इसको मैजिकल नाम जानबूझ के मैंने लगाया। ऑल्दो ऐसा कुछ रूल नहीं है जो आप देख के सरप्राइज हो जाओगे, आपने उसको किसी न किसी फॉर्म में जरूर देखा होगा, पर मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा आपको। प्लस जब मैं आपको उसके सारे एप्लीकेशन दिखाऊंगा तो बिल्कुल पैरों तले जमीन खिसकेगी, ठीक है, क्योंकि उसके उतने एप्लीकेशंस आपने कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। वो रूल भी पार्शियली आपको जरूर पता होगा, पर उसके इतने एप्लीकेशन कभी नहीं देखे होंगे, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है मैजिकल एबी रूल। और मैं एक सब हेडिंग दे रहा हूं कि इसेंशियली ये वो सारी समस्याएं आपकी खत्म कर देता है जिसमें आपको परसेंटेज का बेस चेंज करना होता है। बेस चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है परसेंटेज में, ठीक है। जैसे एसपी पे बेस, सीपी पे प्रॉफिट परसेंटेज पता है, कई बार पूछते हैं बताओ एसपी पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, सिंपल बेस चेंज करा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो चलिए इस मैजिकल एबी रूल की शुरुआत करते हैं और मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट से समझाता हूं कि मैजिकल एबी रूल क्या होता है। देखिए मैजिकल एबी रूल मैं लिखता हूं, मैजिकल एबी रूल फिर से एक बार लिख देता हूं यहां पर, मैजिकल एबी रूल। और देखिए इसका मतलब क्या है, सिंपली ये बेस चेंज में आता है, इसका इस्तेमाल क्यों करना है, कैसे करना है, वो समझाता हूं मैं आपको। तो चलिए देखते हैं मैजिकल एबी रूल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बेसिक स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखना, और वो है ए इज 25% मोर देन बी, और आपको बताना है बाय हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए। कई लोगों को फॉर्मूला याद होगा, कौन सा फॉर्मूला, 100R अपॉन 100 प्लस R, ठीक है, परसेंटेज। इतने खतरनाक फॉर्मूलों को दिमाग से तुरंत ही डिलीट कर दें, आपकी उम्र अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। इतने खतरनाक फॉर्मूलों को ध्यान मत रखें, क्योंकि ये फॉर्मूला यहीं खत्म नहीं होता है। ये कहता है कि यहाँ मोर होगा तो प्लस होगा, लेस होगा तो माइनस होगा। मतलब कितना दिमाग आप चलाओगे एग्जाम में, कम इस्तेमाल करेंगे और बेहतर तरीके से लगाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। यहां पर अगर मैं कहता कि ए बी से 25 ज्यादा है, तो आप कहते बी ए से 25 कम है, बट यहां परसेंटेज की बात हो रही है कि पहली बार पूछा गया कि ए बी से 25% ज्यादा है, दोबारा बोल रहे हैं कि बी बाय हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए। दोबारा बेस क्या है, ए है, पहली बार बेस क्या है, बी है, दोनों बेस बराबर नहीं है। जब परसेंटेज हमेशा बेस पे डिपेंडेंट होता है, आपको पता है कि मैं आपको 2% दे दूं, कहूं 25% दे दूं और कह दूं 20%, मैं कहूं बताओ कौन सा बड़ा है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बता सकते हो आप, नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना सर, इस परसेंटेज का जो बेस है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हमें नहीं पता कि क्या ज्यादा है। आप ये मत कहना कि 25% तो 20% से बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि 25 20 से बड़ा होता है। ऐसे ख्याल दिमाग में ना ही लाएं तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखिए ये परसेंटेज का हो सकता है बेस हो 800,
यहाँ इस परसेंट का बेस हो सकता है 200 ही हो, तो जब नेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये तो आपको दे देगा सिर्फ 50, और यहाँ पर अगर आप नेट वैल्यू कैलकुलेट करने गए तो आपको मिल गया 160। तो परसेंटेज का मैग्नीट्यूड कम था लेकिन बेस बड़ा था तो बड़ी वैल्यू मिली। इसलिए परसेंटेज जब भी लगा होता है तो आपको एक सवाल पूछना होता है कि आपका बेस क्या है। ठीक है, जब तक बेस नहीं पता परसेंटेज की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मालूम। तो यहाँ पर देखिए, ये मत कह देना तुरंत कि ये 25% ज़्यादा है तो ये भी 25% कम होगा। ऐसे ख्यालात दिमाग में आ रहे हैं तो तुरंत ही निकाल दीजिए। ये बहुत ही कुख्यात ख्यालात हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ठीक है, आप जरा समझते हैं इसमें क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, इसको समझने का सबसे बेसिक तरीका तो यही है। आप ऐसे सोचो कि आप 100 रिज्यूम करोगे ए को, तो आप कहोगे बी, ए जो है बी से 25% ज़्यादा है, तो मैं इसको बोलूँगा बी, मैं इसमें 25% ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 125, जो कि कहलाएगा ए। अब देखिए, अगर ए बी से 25% ज़्यादा है, मैंने बी को 100 माना, तो ए मतलब बी से 25 ज़्यादा है। ऐसे ही बी ए से 25 कम होगा लेकिन परसेंटेज में नहीं 25 होगा। परसेंटेज में अब इसका बेस हो चुका है 125, यानी आप लिखोगे 25/125 इंटू 100, और ये वैल्यू आपको फाइनली देगी 20%। पर सर जी ऐसे करना नहीं है, ये तो समय की घोर बर्बादी लग रही है मुझे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैजिकल एबी रूल, जो आपकी जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। ठीक है, परसेंटेज और बेस चेंज कैलकुलेशन में। तो आप जरा बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान से समझते हैं कि इसको कैसे करना है। अब जो भी ये मैंने स्टेप्स आपको करके दिखाए, मैं आपको एबी रूल के थ्रू दिखाता हूं कि आप वो डायरेक्टली लिख दोगे। कैसे, जरा ध्यान से देखना। इसको मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं और आप लोग इसको समझने की पूर्णतः कोशिश करिए। मैंने कहा ए बी से 25% ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बी और मैं यहाँ पर लिखूंगा ए। और ध्यान से देखना, 25% ज़्यादा है तो मैं बी से शुरू करूंगा, ए तक अगर मुझे जाना है तो आप कहोगे मुझे 25% जोड़ना पड़ेगा। देन बी लिखा था तो बी से स्टार्ट किया, ए पर पहुंचा, 25% ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। पूछ क्या रहे हैं, बी ए से कितना परसेंट कम है, ऐसे करूंगा। अब जरा मैं रंगों का इस्तेमाल करूंगा। रंगों के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, मैं यहाँ एक प्लस साइन लिख रहा हूँ। ये प्लस साइन क्यों लिखा, मोर था, यहाँ से यहाँ जाके जोड़ना था, मोर की बात थी तो प्लस लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसको ना जरा फ्रैक्शन में लिखने जा रहा हूँ परसेंटेज को। तो ये मैं लिख रहा हूँ +1, और जो डिनोमिनेटर है मेरा उसको मैं ऐसे लिख लूँगा +1/4। 25% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है, +1/4। जैसे ही आपको कैलकुलेट करना है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक है, अब बताओ, इधर से इधर ज़्यादा है तो इधर से इधर कम होगा, ये तो कोई भी बता देगा आपको, छोटा बच्चा भी बता देगा, है ना। तो मैं जरा यहाँ पर एक माइनस साइन लगाता हूँ। ये प्लस जो है ना, माइनस होना ही होना है, एक तरफ ज़्यादा तो एक तरफ कम तो होना ही है सर। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर जो है ना, इसको हमें टच नहीं करना है, ऊपर वाला को टच नहीं करना है। भाई भगवान को हम कहाँ टच कर सकते हैं, हम लोग तो ठहरे छोटे मोटे इंसान। तो ऐसे समझो कि ऊपर वाले को टच नहीं करना है, वो 1 ही रहेगा। अगर 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। वी कैन नॉट टच गॉड। ठीक है, अब आते हैं डिनोमिनेटर में। भक्ति में लीन ना हो जाएं, क्लास में फोकस करें। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ रहा हूँ वापस। अब देखो, डिनोमिनेटर को लिखने में थोड़ा सा समझदारी आपको दिखाना है। ये डिनोमिनेटर 4 और 1 को जोड़ देगा क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। देखो, तो ये हो गया 5, और 1/5 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है, 20% लेस। अब जरा ध्यान से देखना, ए बी रूल क्या कर रहा है, अब जरा ध्यान से देखना। पहली बात तो आप चीज़ों को विजुअली कर पाओगे भी 2 मिनट के अंदर, जस्ट वेट करिएगा। ए, जब आपको पता था बी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज चेंज, तो आप ए के रेस्पेक्ट में परसेंटेज चेंज हमने निकाल लिया कि अगर हम बी से चल के ए आए तो हमें 25% जोड़ना पड़ेगा। तो ए से अगर बी जा रहे हैं तो हमें पता लगे ना कि बी ए से कितना कम है। ए को 20% डिक्रीज करने पे हमें बी मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आपका फ्रैक्शंस का रिएक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए। इसलिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सीखना है अच्छे से। जब तक आपको 25% 1/4 में कन्वर्ट करना जल्दी से नहीं आएगा, और ये फिर 1/5 को 20% में कन्वर्ट करना नहीं आएगा, तब तक आप एफिशिएंट नहीं हो पाओगे इसमें। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को एफिशिएंट बनाइए। अब मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बेस चेंज को आप फटाफट कर पाओगे, और कैसे ये बेस चेंज के एप्लीकेशन को आसान बना के आपको कुछ फार्मूलों से अभी 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 तुरंत मुक्ति देने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। मैं अगर आपसे बोलता कि ए इज 40% मोर देन बी, मैं लिख रहा हूं यहां पर, और वही कहानी है बाय हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए। तो मैं लिख रहा हूं बाय हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए। तो मैं आपको इसको फटाफट समझाता हूं। आप कहोगे कि मुझे क्या करना है, बी से शुरू करना है, ए पे आना है, और साथ में ये वैल्यू कितनी है सर, 40%।
प्लस क्यों लगाया, मोर लिखा हुआ था, बी से चल के ए पे आएंगे, जोड़ेंगे तब ए मिलेगा। आप कहोगे ये हो जाएगा प्लस 2/5, क्योंकि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 20% का 2/5 होता है। क्यों होता है आप कहोगे, 10% का सर क्या होता है, 1/10 होता है ना। तो आप 40% करोगे तो 4/10 करोगे, 4/10 2/5 भी होता है। तो ये अब इधर से इधर जब जाना है तो देखो प्लस माइनस हो जाएगा, न्यूमरेटर 2 का 2 ही रहेगा और डिनोमिनेटर क्या हो गया 5 और 2 7। तो 2/7 आपका निकालते हैं, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बात करूं तो ये 28.56% आपका रफली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका 1/7 होता है, 1/7 आपका 14.28% के अप्रॉक्सीमेट होता है, 28.56% रफली हो गया। अब देखिए यहीं पर अगर कहानी को थोड़ा चेंज करते, आप कहते कि अब 40% मोर ना होके कुछ और बताओ, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और यहाँ से चले यहाँ आए तो ये आप कहते लेट्स से कि ये 40% लेस है, तो ये होता -2/5। यहाँ से यहाँ आते माइनस आपका प्लस हो जाता है, 2 रहता है, डिनोमिनेटर क्या हो जाता है 5 - 2 यानी 3, प्लस 2/3 आपका हो जाता है 66.66% चेंज। तो इसमें मैंने क्या किया, -+1 न्यूमरेटर को सर टच नहीं करना है, भगवान है, गॉड को टच नहीं करना है, कर ही नहीं सकते, हमारी कोई औकात नहीं उनके सामने। 5 - 2 कितना हो गया, 3 नीचे आ गया। तो ऐसे करके देखिए आपको बेस चेंज तो कभी परेशानी नहीं करेगा। अब देखो सीपीएसपी में क्या होता है ना, एक खतरनाक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, आपको बताऊं वो फॉर्मूला, डरना मत। क्वेश्चन क्या होता है देखिए, कहते हैं कि भाई ए आपका कॉस्ट प्राइस है लेट से और बी आपका सेलिंग प्राइस है। सवाल क्या आता है आपको पता है, सवाल ऐसे आ सकता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो कहेंगे कि ये है लेट से आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। लेट से कि मैं इसको कह दूं आपसे कि ये वैल्यू जो है 980 के बराबर है, तो आपका सेलिंग प्राइस मैंने बोल दिया कि 980 के बराबर है, दिस इज एसपी, और मैंने बोल दिया कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 40% है। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। किताबों में एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया होता है, अत्यंत ही खतरनाक, दिल और दिमाग को तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसको तो देखना नहीं, बस मैं लिखने की कोशिश, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लिखूँ, ठीक है। तो देखिए एसपी पता है, सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर हो जाएगा आपका एसपी इंटू 100 अपान, आप यहाँ निकालने जाओगे प्रॉफिट हो रहा था तो एसपी आपका ज़रूरत से ज़्यादा होगा, कुछ ऐसा होता है। गलती है इस फॉर्मूले में तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले आते ही नहीं है। इतना खतरनाक फार्मूला क्यों याद करोगे आप। देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये कॉस्ट प्राइस है, 40% बढ़ाया, आपको क्या मिला सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ से 40% घटा के कॉस्ट प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला 40% कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड है, ये है आपका सीपी। लेकिन अगर मैं सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज निकाल लूँ तो मैं निकाल लूंगा ना तुरंत ही कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो वहाँ काम आएगा आपका ए बी रूल, कहेगा ये 40% है तो इधर हो जाएगा -2/7। अब जस्ट निकाल लो -2/7 980 का क्या होगा, -2/7 980 का निकालने जाओगे तो आपको देगा -280, और 280 अगर आपने 980 में से घटा दिया तो आपको बचेगा क्या 700, कॉस्ट प्राइस क्या होगी 700, आ गया आंसर। तो जो बेस चेंज करने की समस्या थी वो हो गई खत्म। तो किताबों में अगर इस तरह के फॉर्मूले लिखे हैं तो लाल कलम लेके काट देना इसको, है ना, लाल कलम लेके काट देना, कुछ दिनों बाद तो आप वो किताब ही नहीं पढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो बहुत बेसिक एप्लीकेशन है ए बी रूल का, मैजिकल वो यहाँ से ही नहीं होता है, उसके मैजिकल होने की एप्लीकेशन तो इतनी वाइड है ना कि मैं अगर 5 घंटे भी पढ़ाता रहूँ तो खत्म नहीं होगा, उसके जादू चलते रहेंगे। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसके और जादू देखेंगे। पर देखिए अब क्या करना है आपसे, एक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या है मेरा यहाँ पर, ए बी रूल को इस्तेमाल करना है। तो एक्सपेक्टेड रिएक्शन आपसे मेरा सिर्फ ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि ए बी से 10% ज्यादा है, तो आप कहोगे फ्रैक्शन टर्म्स में +1/10, ए बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से कितना कम होगा, तो आप कहोगे ये होगा -1/11। ये रिएक्शन में चाहिए, प्लस माइनस हो गया 1 1 रहा, 10 + 1 11 हो गया। ये रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका, थोड़ी सी प्रैक्टिस बस, ऑटोमेटिक रिएक्शन। मैं कहूँगा ए बी से अगर 1/9 कम है, जिसको परसेंटेज के टर्म में 11.11% आप बोलते हो, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी +1/8, यानी 12.5% ज़्यादा होगा बी ए से, राइट। इस तरह का रिएक्शन डेवलप करना है आपसे। ये अगर वैल्यू -25% यानी -1/4 है तो ये +1/3 होगा। ये वैल्यू अगर -1/5 है तो ये वैल्यू आपका +1/4 होगा, ठीक है। तो एक तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन आपका फास्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, और साथ में ये कन्वर्जन में वो डायग्राम बार बार नहीं बनाना है, एक बार बना लिए बहुत इज्जत दे दी है, अब नहीं बनाएंगे। अब तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए सर, गिनती की तरह है, -1/4 +1/3 -1/5 +1/4।
तो ये है आपका मैजिकल एबी रूल का बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपकी बेस चेंज में आपकी मदद मिलेगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर मैं आपको इसके सारे एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर कोई प्रोडक्ट A इंटू बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट A इंटू बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, जहां पर हमें इसको कांस्टेंट रखना है, तो परसेंटेज चेंज इन A और परसेंटेज चेंज इन B का जो रिलेशनशिप होता है वो भी ए बी रूल डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि कोई रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है, तो एरिया P को एनालॉगस है, L इंटू बी आपका A इंटू बी हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि जो लेंथ है ना वो 10% से इंक्रीज कर रहा है, तो ब्रेड्थ कितना कम किया जाए कि एरिया कांस्टेंट रहे। आप तुरंत ही कहना ये केस है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला, ए बी रूल चलेगा हमारा। तो ये पहला कंपोनेंट अगर आपने 10% प्लस किया, यानी आपने प्लस 1/10 किया, कांस्टेंट रखने के लिए दूसरे में क्या आएगा, -1/11, प्लस माइनस हो गया, 1 1 रहा, 10 10 + 1 11 हो गया। आपने बहुत सारे ऐसे सवाल किए होंगे कि प्राइस इज इक्वल टू कंजम्पशन इनटू एक्सपेंडिचर होता है ना। उस केसेस में क्या होता है जरा बताऊं आपको। कहते हैं कि बताओ अगर कंजम्पशन को 25% से बढ़ा दिया, अब देखिए एक और बहुत पॉपुलर केस होता है, अगर आपको याद हो तो, कि एक्सपेंडिचर जो होता है आपका, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर बोलते हैं कि बताओ प्राइस को अगर 25% बढ़ाया तो कंजम्पशन कितना कम करें कि जो है एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, हो गया आंसर। कैसे, देखो आपको हो गया, ये है +1/4, प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है, A इंटू बी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला केस है, तो +1/4 आपका क्या हो जाएगा, -1/5, 20%, ठीक है। तो जब भी A इंटू बी इज इक्वल टू कांस्टेंट भी होगा तो ए बी रूल को आप ऐसे ओरली लगा पाओगे, +1/4 -1/5 हो जाएगा, -1/5 +1/4 हो जाएगा, +1/6 -1/7 हो जाएगा, +1/8 -1/9 हो जाएगा, -1/11 +1/10 हो जाएगा, -1/20 क्या हो जाएगा आपका, +1/19 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन आप डेवलप करो, और ए बी रूल के इतने एप्लीकेशन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मजा ही आ जाएगा आपको जब मैं सारे दिखाऊंगा। कई जगह तो ऐसे तो लोग नोटिस ही नहीं कर पाते कि अच्छा ये ए बी रूल वाला केस है, A इंटू बी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला केस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकिन दे देता हूं। जैसे एक आपने केस देखा होगा, और वो केस आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। कहते हैं कि भाई देखो क्या है कि कोई ऑफिस, घर से निकला ऑफिस के लिए, तो घर से ऑफिस के लिए निकला तो वो 5 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, ठीक है। घर से ऑफिस निकले आप किसी भी स्पीड से, तो आप 5 मिनट लेट हो गए। अब क्या हुआ कि अगले दिन आपने क्या किया, क्योंकि आप लेट पहुंचे तो बॉस ने आपको लताड़ा, बेइज्जत किया सबके सामने, तो आपने क्या किया, अगले दिन अपनी स्पीड को क्या किया, +1/4 से बढ़ा दिया, ठीक है। और जब आप अपने स्पीड को आपने +1/4 से बढ़ा दिया, तो क्या हुआ ना कि आप थोड़ा जल्दी पहुंच गए। कितना जल्दी पहुंच गए, यहां 5 मिनट लेट थे और यहां पर आप 2 मिनट अर्ली पहुंच गए। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताओ ओरिजिनल टाइम कितना लगता है नॉर्मल केस में, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता है अपने, जैसे यहां पर वो चला, वो जब अपनी स्पीड से, तो 5 मिनट लेट पहुंचा पहले केस में। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि पहले केस में उसको टोटल कितना टाइम लगा था ऑफिस पहुंचने में, आप ये बता दो। तो आपको देखो समझना क्या है कि दोनों केस में चूंकि वो ऑफिस ही पहुंच रहा है ना, घर से ऑफिस पहुंच रहा है, तो केस देखिए ऐसा हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, क्योंकि दोनों केसेस में वो ऑफिस से घर ही जा रहा है। अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि ये A इंटू बी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला केस हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, आप कहोगे स्पीड को अगर 1/4 बढ़ाया गया है तो टाइम आपका 1/5 कम हो जाएगा, +1/4 -1/5, 1/5 टाइम कम हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, पहले जितना भी टाइम लग रहा था अब उससे 1/5 टाइम कम लगने वाला है। आप कहोगे इन दोनों में डिफरेंस कितने मिनट का है, मैं कहूंगा 7 मिनट का है, क्योंकि पहले दिन आप 5 मिनट लेट थे और दूसरे दिन आप 2 मिनट जल्दी पहुंच गए हो। तो अगर आप नंबर लाइन में प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो ये तो कहीं यहां पर आएगा और ये कहीं यहां आएगा। इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है ना वो 7 मिनट का है। तो आप कहोगे जो 1/5 डिक्रीज है टाइम में वो 7 मिनट के बराबर है। तो मैं लिख रहा हूं कि 1/5 जो टाइम में डिक्रीज हो रहा है वो 7 मिनट्स के बराबर है। इसका मतलब इस केस में उसको जो टाइम लग रहा है घर से चल के ऑफिस पहुंचने में, अगर ये निकालना है आपको, तो टाइम होगा 35 मिनट। क्या कहोगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है, मैजिकल एबी रूल, A इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर से मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वो घर से ऑफिस के लिए निकला, पहले दिन की बात हो रही है, डे 1 की,
तो डे 1 में वो 5 मिनट लेट पहुंचा ऑफिस, ठीक है, जो भी ऑफिस का शेड्यूल टाइम था वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। दूसरे दिन उसने स्पीड ही बढ़ा दी अपनी 1/4, तो 2 मिनट जल्दी पहुंच गया, जो भी टाइम है पहुंचने का। तो पहले दिन उसको कितना टाइम लगा पहुंचने में ऑफिस, अगर ये आपसे पूछा गया है तो मैं सिंपली यही कर रहा हूं कि आपने किया यहां पर +1/4, और +1/4 अगर यहां है तो ये -1/5 होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, सेम दूरी चल रहा है वो। तो -1/5 को फिर मैंने कहा 1/5 डिक्रीज इन टाइम इज इक्वल टू 7 मिनट, यहाँ दिख रहा था मुझे, और मुझे वैल्यू मिल गई कि ये 35 मिनट्स के बराबर होगी। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन एबी रूल का है, बड़े खतरनाक एप्लीकेशन आएंगे, सब में ये आसानी से काम करेगा। तो एबी रूल एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लेना, ये आपकी जिंदगी को बहुत आसान बनाने वाला है, ठीक है। तो इसकी बाकी की जो भी एप्लीकेशन है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगा। इस क्लास का एक लास्ट डिस्कशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको समझने की जरूरत है। वो ये है कि एक ये स्टेटमेंट है जो कि बहुत यूजफुल है। अगर मैं आपके सामने लिखूँ x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ठीक है, ये देखिए बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, बट कई लोग इसको मिस कर जाते हैं, इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जब इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। आपको ये समझना है कि चाहे मैं आपसे बोल दूं कि 10% निकालना है मुझे 20 का, या फिर मैं आपसे बोलूं कि आपको निकालना है 20% 10 का, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप का कहोगे बेनिफिट क्या है, देखिए इस रिलेशनशिप का बेनिफिट यह है कि परसेंटेज कैलकुलेशन में परसेंटेज सिंबल को ना आप कहीं भी रख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने x के साथ रखा कि y के साथ रखा। इसका कारण क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली ये परसेंटेज निकालते हो तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ही तो हो जाता है x इंटू वाई बाई 100, यहाँ पर हो जाएगा y इंटू एक्स बाई 100। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बहुत काम की अंडरस्टैंडिंग है कि परसेंटेज कैलकुलेशन में जब हम ऐसे करते हैं तो परसेंटेज को इधर उधर रख लें, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, देखिए फायदा ये है कि कई बार हम स्ट्रेट सोचने की इतनी गंदी आदत होती है ना आपकी, कि आपको 32% ऑफ 50 दिया जाएगा तो यही देखते रह जाओगे, अब 32 इंटू 50/100। अरे सर यही वैल्यू आपकी 50% ऑफ 32 भी होती है, और 50% किसी भी नंबर का आधा होता है तो वो 16 होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम इसको इस तरह से नंबर्स को कन्वर्ट करके देखते हैं तो कैलकुलेशन आसान लगने लगती है, लेकिन अगर आप इसको इसी रॉ फॉर्म में देखते हो तो वो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है, वो फिर आपको पूरा परेशान करके रख देगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि देखियो आपको निकालना क्या है, मैंने आपको नंबर दिया 81.6% अगर आपको निकालना है, लेट से 87.5 का, आप चालू हो जाओगे तुरंत ही लिखोगे 81.6 इंटू 87.5 इंटू 100। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा रिवर्स करके देखने की कोशिश करो, 87.5% ऑफ 81.6 सॉरी, परसेंटेज मैंने उल्टा किया जैसे ही, आप देखो ये वैल्यू जो होती है ना फ्रैक्शन के टर्म्स में, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 7/8। 7/8 जब आप फ्रैक्शंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 7/8 होता है। अब जैसे ही आपने 7/8 लिखा इसको, ये नंबर जो है ये आसान हो गया, क्योंकि ये नंबर आपका हो गया 10.2। 81.6 जो है 8 से डिवाइड हो गया, आपको देगा 10.2, फिर आपको 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 71.4 आ गया। आसानी से कैलकुलेट हो गया, मेंटली कैलकुलेट हो गया इस रिलेशनशिप को देखने से, है ना, कि जस्ट परसेंटेज को इधर उधर करने से कितना फ़ायदा हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब जरा मैं आपको इसमें थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि देखिए जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको कैलकुलेशन के फ्रंट में और बताता हूँ जो आपके काम आएंगी। वो कहीं ना कहीं ये है कि देखिए जब भी आपको 5% निकालना है किसी भी नंबर का, तो 10% निकाल के आप आधा करो, राइट, दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। 10% निकालो पहले, 10% निकालना बहुत आसान है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5% आपको निकालना है 246 का, तो आदत कैसे डालनी है आपको, आप कहोगे कि इसका जो 10% होगा वो एक डेसिमल शिफ्ट करके आ जाएगा 24.6, ये 10% होगा। 5% निकालना है तो फिर से आधा करना है 12.3। इस तरह की थोड़ी सी आदत आप डालना शुरू करो कि 5% निकालना है तो मैं इस तरह से कैलकुलेट करूंगा। 25% किसी भी नंबर का निकालना है तो आपको पता है 1/4 होता है। इवन यहाँ पर भी 5% का जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो 1/20 होता है। पर जब भी कैलकुलेशन आप करोगे 5% का, तो मैं जो ये बता रहा हूँ ऐसे ही चलना है आपको कि 5% का मतलब आपका हो गया 10/2। पहले 10% निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको 55% निकालना है किसी भी नंबर का, लेट से मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, रैंडम नंबर भी लिख रहा हूँ मैं, 280 का आपको निकालना है 55%, तो पहले आप निकालोगे ऐसे 50% प्लस 5% ऑफ 280। 50% ऑफ 280 आपका हो जाएगा 140, और 5% क्या हो गया सर 50 मालूम है, 5 निकालना है तो क्या होगा, एक जीरो इधर खिसका दो, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 154। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट,
ठीक है। जब ऐसे आप कैलकुलेशन शुरू करोगे ना तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है कैलकुलेशन में भी और हर चीज़ में, राइट। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस हम करेंगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन में बताऊंगा। तो एक बार देखिए, जो थर्ड स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा था मैं उसको फिर से वापस लाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि उसके लिए आपको एक स्किल मिली है आज अभी। वही 12.5% इंक्रीज अगर हो रहा है एक नंबर और यहाँ पर ये वैल्यू आपको दे दी गई 1080 और आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो आप ध्यान रखना कि ए बी रूल यहाँ पर आपकी मदद कर सकता है। कैसे, ध्यान से समझो। आप कहोगे ये वैल्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी +1/8, रिवर्स डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा -1/9। अब निकालो -1/9 ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर 1080 कितना होगा -120, क्योंकि 108/9 12 होता है। 120 आपने माइनस किया, आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिल गई 960। तो देखिए जो तो आपका थर्ड स्ट्रक्चर है वो थर्ड स्ट्रक्चर ए बी रूल से बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें परसेंटेज का थर्ड स्ट्रक्चर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आपको मास्टरी करनी है तो आप जरा ए बी रूल को मास्टर करो और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका जादू क्या है। ये सारे थर्ड स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन को इतना आसान बना देगा कि आपको कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो सेकेंड स्ट्रक्चर है देखिए, उसके लिए एक बेसिक आपको बताया मैंने कि सीधे आप डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकाल सकते हो। दूसरा तरीका उसका एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी मैं आने वाली जो क्लासेस है उसमें क्वेश्चंस के थ्रू आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा कि भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या। तो आपका आज का टास्क देखिए क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अपने कमेंट को जरूर शेयर करिएगा बॉक्स में, अभी तो हम लोग बहुत दिनों तक साथ रहने वाले हैं, तो कमेंट अपने जरूर दीजिएगा। और साथ में एक चीज़, इस क्लास का अगर बेस्ट फायदा उठाना है तो इनको रोज फॉलो करो, क्योंकि अगर आप रोज फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, लैग होते रहोगे तो बाद में कवर करने में भी आपको दिक्कत आएगी, क्लास के साथ आप नहीं चल पाओगे। तो इनको कवर करो और क्लियर करो, मतलब बिना अंडरस्टैंडिंग के कुछ नहीं करना है। देखिए मैं रटा नहीं रहा हूँ, रटना भी मत, समझना खाली, क्योंकि समझ के चलोगे तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ जो आप एक क्लास में सीख रहे हो ना, वो आपकी पूरी लर्निंग का डायमेंशन ही बदल देंगे पूरा, वो मैं आपको वादा करता हूँ। आप अभी फील करोगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो, ठीक है। तो एक तो ये कि ए बी रूल को अच्छे से मास्टर करके आना, फ्रैक्शंस में जो ब्लॉक का आर्टिकल है वो भी देख के आना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि आके ये क्लासेस करें ताकि सबकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट हो। और फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास चूंकि टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं हर एक चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैं बैठ के फ्रैक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा। डिटेल में बहुत ज़्यादा वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो मुझे लगता है कि वाकई में इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी लर्निंग को एनहांस करेंगे, राइट। बाकी चीज़ें मुझे पता है आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग इतने सारे फॉर्मूले रट के बैठे हो कि उसका जवाब ही नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मैं आपका वो फॉर्मूले वाला प्रोसेस भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करूंगा कि उनको कैसे भूलना है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। साथ में आपके कैलकुलेशन इंप्रूव करना मेरी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है कि आप कैलकुलेशन में भी थोड़ा बेहतर हो जाओ, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं ख़त्म होती है। क्यू मैथ्स और एप्ट्रिक्स दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रहें, ताकि आपको कभी भी जो वीडियो अपलोड है उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलती रहे, आप कभी कुछ मिस नहीं करो। एक चीज़ और भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये समझना है कि जो वीडियोस आएंगे वो दोनों चैनल्स पे आएंगे टॉपिक वाइज, है ना, कि कुछ टॉपिक्स एप्ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आएंगे, कुछ टॉपिक क्यू मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आएंगे। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दिए गए हैं, दोनों यूट्यूब चैनल के लिंक्स मौजूद हैं, उनको आप क्लिक करके दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। तो धन्यवाद आप सभी को ये क्लास अटेंड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि 1 जुलाई आपकी बहुत बेहतर गई होगी और फिर आगे हम पूरा महीना एक साथ हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय, थैंक यू।